इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है चेंजेज है, फिर उसके बाद क्या है केमिकल रिएक्शन है, फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और इसके अलावा रिएक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन, हम ये सब देखेंगे। और इसमें हम अभिक्रियाओं को जो है पहचानना सीखेंगे, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, और हम इसमें ऐसा तरीका बताएंगे कि आप अभिक्रियाओं को पहचानना सीख जाएंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेज, परिवर्तन। देखिए, द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, अगला होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है फिजिकल चेंज, अगला होता है केमिकल चेंज। इससे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज होते कैसे हैं हम इसे देख लेते हैं। देखिए, एक होता है मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इसमें क्या है, देखिए आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान को जो है ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। और ये क्या होता है, E=mc²। मतलब आप जो है यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इससे क्या आप कितनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, E ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, E=mc²। यम क्या है, ये बॉडी का मास है, और c क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितना होती है, c क्या है, प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है। मतलब हम क्या करते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में द्रव्यमान को हम ऊर्जा में चेंज करते हैं ना। तो यहाँ से चेंज आता है। देखिए, जो चेंज होता है द्रव्य में, चेंज दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक होता है फिजिकल चेंज, अगला होता है केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंज होता है, इसमें स्टेट चेंज होता है, अवस्था चेंज होता है, शेप और साइज चेंज होती है। और केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, इसमें उसकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, नए पदार्थ और नया पदार्थ बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक कागज़ का टुकड़ा है, हम इसे क्या कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और अगला है, हम कागज़ के टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो अब क्या होगा, राख बनेगी, प्लस क्या होगा, ये ऊष्मा उत्पन्न होगी ना। तो ये होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हम जब कागज़ को फाड़ रहे हैं तो दो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी जो शेप है या साइज है ये चेंज हो जा रही है। मतलब यहाँ कागज़ को फाड़ना किसका एग्जाम्पल हुआ, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हुआ। और यहाँ पे जो कागज़ को हम जला रहे हैं तो क्या बन रही, राख बन रही है, और हीट उत्पन्न हो रही, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या है, कोई नया पदार्थ बन रहा है जिसकी संरचना जो है चेंज होगी, और उसका मास भी चेंज हो जाएगा ना। तो हम उसे क्या कहेंगे, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सेम ऐसे जो होता है, जैसे कि लकड़ी का जलना है, किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, तो काटना कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये लकड़ी को काटना कौन सा एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। उसके साइज में चेंज हो रहा है केवल ना। और इसके अलावा जो हम लकड़ी को जलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा, वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जितने भी स्टेट चेंज होते हैं, मतलब जल से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से जल बनना, फिर जल से वाष्प बनना, भाप बनना, किसका एग्जाम्पल है, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो होता क्या है, जो इसमें स्टेट चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है गलन होती है, वाष्पन, क्वथन, हिमीकरण, उद्पातन, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। जैसे उद्पातन में क्या होता है, पदार्थ जो है ठोस अवस्था से क्या होगा, सीधे सीधे वो गैस अवस्था में चला जाएगा। जैसे नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन को हम हाथ में रखते हैं, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है अपने आप, मतलब वो ठोस अवस्था से सीधे किस में चला जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात कैसे परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन है। और देखिए, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं
अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब क्या है, जैसे कि जल से क्या बना है, मान लेते हैं भाप बना है। अब भाप को हम संघनित करके क्या बना सकते हैं, हम जल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कौन सा परिवर्तन होता है, ये अस्थाई परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। और उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में होते हैं। और आगे रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। और कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हो गया है, जैसे बच्चे या पौधे की वृद्धि अनुत्क्रमणीय, मतलब आप जो है रिएक्शन एक ही दिशा में होगी। जैसे जंग लग गया है तब उसे फिर से लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। दूध से दही बन गया है तो अब हम दही से दूध थोड़ी ना बना सकते हैं, मतलब दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो कैसे परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। इसके अलावा क्या है, हमारे द्वारा सांस का लेना, जंग का लगना, अपघटन और अवक्षेपण क्रियाएँ कैसे होती हैं, ये होती हैं रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। ये हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, शायद ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसे और इसका एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं। जैसे कि है लोहे की छड़ है, हम उसे टेढ़ा कर दे रहे हैं, या लोहे की छड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। अब हम आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक मिनट, आ जाते हैं रासायनिक अपक्रिया पर। देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं, जब कोई दो पदार्थ क्रिया करके परस्पर जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला है और कोयले को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या होगा, राख बनेगा और उष्मा बनेगी, मतलब CO2 बनेगा और क्या बनता है, उष्मा उत्पन्न होती है ना। कोयले को जब हम जलाते हैं क्या क्या होता है, ये CO2 गैस बनती है और क्या उष्मा उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ से ये जो रासायनिक अपक्रिया हो गई, डिफिनीशन क्या होती है इसमें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, रासायनिक अपक्रिया नाम देते हैं। जैसे कोयले का जलना, सल्फर का जलना, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब जितने भी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे श्वसन भी रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा, दहन भी रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद। जैसे जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कोयला और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, हम इन दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो पदार्थ जो है अपक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। और एक और टर्म आता है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट। और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और जो अपक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उसकी गति को या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे जो कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, आप उसको क्या करिए, आप प्रतीक के द्वारा, सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यही प्रदर्शन क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोयले का जलना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, C+O2 एरो हो जाएगा CO2। जैसे ये कोयले का प्रतीक हम क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं। ऑक्सीजन का जलना है, ऑक्सीजन है ना, ये O2 लिख देते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा है, O2 लिखा है।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पदार्थ बन रहा है हम उसे क्या लिख दिए हैं, ये CO2 लिख दिए हैं, यहाँ पे CO2 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से यानी C+O2 एरो CO2 ये क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। मतलब ऐसे कह सकते हो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं आप उन्हें संकेतों द्वारा प्रदर्शित करेंगे या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण का निरूपण। हम निरूपित कैसे करते हैं इसे, जैसे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हम क्या करते हैं, जो अपकारक या उत्पाद होती हैं उनकी अवस्था को लिख देते हैं। जैसे ठोस अवस्था में है तो यस लिख देते हैं, और द्रव अवस्था में है तो क्या लिखते हैं हम, यल लिख देते हैं, और गैस अवस्था में है तो क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड यानी द्रव हो गया, जी का मतलब गैस, भी वेपर हो गया यानी वाष्प अवस्था में है तो क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। इसके अलावा उसका अगर जलीय विलयन बनाया गया, उसे जल में घोला गया है तो क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। और जब कोई अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, अपक्रिया केवल एक ही दिशा में हो। जैसे कागज़ का जलना है तो जब राख बन जाएगी आप राख से जो है कागज़ नहीं बना पाएंगे। यानी अपक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे दर्शाएंगे, तीर के द्वारा, एरो के द्वारा दर्शाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं, एरो के द्वारा दर्शाते हैं। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसे हम कैसे दर्शाते हैं, ये डबल एरो से दर्शाते हैं। ये क्या है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा हम टेम्परेचर को कैसे शो करते हैं, हम टेम्परेचर को शो करते हैं डेल्टा से, ताप को। और अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट को कैसे दर्शाते हैं, ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, इसे हम नीचे की तरफ तीर के लगा के दिखाते हैं। और जो गैसीय उत्पाद होते हैं क्या होते हैं, वायुमंडल के ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऊपर की ओर तीर के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अपक्रिया का निरूपण। अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। हम बैलेंस कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को। इसके अलावा हम देख लेते हैं कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण क्या होता है। अब आप ऐसे लिख दीजिए, जो पदार्थ आप भाग ले रहे हैं अपक्रिया में, आप उसे जो है सीधे के सीधे लिख देना, जो है उसे क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। हम देख लेते हैं H2 और O2 तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। H2 + O2 एरो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अभी ये क्या है, कंकाली समीकरण है, यानी ये कैसा है, असंतुलित समीकरण है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है ये। जैसे और क्या नाम देते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं इसे। और संतुलित समीकरण में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होती है, जो एटम की संख्या है वो सेम होती है। जैसे कि ये है, देखिए इधर क्या है, मतलब बाईं तरफ और दाहिनी तरफ क्या होना चाहिए संतुलित समीकरण में, परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए बैलेंस्ड रिएक्शन में। जैसे कि जिंक है, इधर देखिए जिंक के कितने परमाणु है, लिख देंगे Zn = 1 हो गया है। और H बराबर क्या है, ये 2 हैं, 2 परमाणु हैं। सल्फर S = 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, ऐसे लिख देंगे। इधर देखिए जो है दूसरी तरफ दाहिनी तरफ क्या है, जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो जब दोनों तरफ जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक का 1 एटम है इधर, जिंक का 1 एटम है इधर, हाइड्रोजन के 2 एटम है इधर, हाइड्रोजन की इधर भी 2 एटम है। सल्फर का कितना एटम है, 1 एटम है, इधर भी सल्फर का 1 एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम है, और इसमें भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो कैसी ये रिएक्शन हो गई, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया ये। इसके अलावा हम आ जाते हैं समीकरण को संतुलित करना। देखिए हम कैसे संतुलित करते हैं, बहुत ही आसान है, और ऐसा ही तरीका जैसे तुरंत ही आ जाएगा। देखिए ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोरेट है। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 3O ना, और यहाँ देख रहे हैं 2O। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3O लिख देते हैं, 3O2। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 6 ना, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 6। अब देखिए और हम क्या करते हैं इसमें, अब हम देखिए इधर 6 हो गया है,
तो इधर हम क्या करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कितना होगा 6, इधर भी देखिए 2 तिहाई 6 हो गया ना। इधर कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया है, इधर भी कितना हो गया है 6 ऑक्सीजन हो गया है। देखिए इधर के कितना है 2 है, इधर के मतलब 2 से मल्टीप्लाई ना 2 के है, और Cl कितना है इसमें 2 है। ऐसा यहाँ देखिए यहाँ 1 Cl है और कितना है 1 Cl है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं क्या है, CO प्लस O2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस क्या है हाइड्रोजन है, और ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, मेथेनॉल बना रहा है। देखिए अब कितना है, इधर देखिए कितना H है, इधर है 3 1 4 H बराबर कितना है 4, और C बराबर कितना है 1 परमाणु है कार्बन का, और O बराबर कितना है इसमें ऑक्सीजन बराबर कितना है 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है, C बराबर कितना है 1 दिया है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन यहाँ लेकिन 2 ही दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना हो जाएगी, आ जाएगा 4, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, आ जाएगा CO प्लस 2H2 एरो हो जाएगा CH3OH, क्या हो जाएगी CH3OH हो जाएगा ना वो, यानी मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगली हम देखते हैं बैलेंस अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अभिक्रियाओं को रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। देखिए CH4 है प्लस O2 है, और एक क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। देखिए आप यहाँ कितना O देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ कितना H देख रहे हैं, यहाँ 4H, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ हम 4H कर देते हैं ना। देखिए ये 4H हो गया ना इधर। अब देखिए इधर काउंट करिए, O कितना है इधर, O 2 गुणे O, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या ये 4, यहाँ 2 हो जाएगी, और यहाँ देखिए 2, ये O की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब O की संख्या कितनी है 4, अब यहाँ O की संख्या देखिए कितनी है, यहाँ 2 ही दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हम यहाँ क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 एरो क्या हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ऐसे सेम ऐसे आयरन है, लोहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा। देखिए ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे 3F दिख रहा है, यहाँ F3 दिख रहा है, यानी 3F है। हम यहाँ कहते हैं यहाँ पे देखिए 4O दिख रहा है, पहले 4O दिख रहा है, यहाँ हम 4O कर देते हैं भैया। सबसे पहले क्या करें 4O कर दें। अब देखिए F कितना दिख रहा है, 3F दिख रहा है, तो 3F कर देते हैं यहाँ ना। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, यहाँ 4 गुना 8 एटम हो गया है हाइड्रोजन का। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बस हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को बैलेंस कर लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण से लाभ क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण से लाभ। जैसे अभिकारक व उत्पाद का ज्ञान होता है, मतलब क्या बना है, मतलब अभिक्रिया में क्या क्या भाग ले रहा है और क्या क्या बन रहा है। इससे क्या क्या पता चलता है, अभिक्रिया में जो है क्या क्या भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है, इससे इसका पता चलता है। और एक और मोलों की संख्या का पता चलता है, मतलब यहाँ पर कितने अणु उसके भाग ले रहे हैं। जैसे इसमें जल के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 4 अणु। 3Fe का मतलब क्या है, आयरन कितने अणु भाग ले रहे हैं 3, जल के कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें 4 अणु। सेम ऐसे हाइड्रोजन के कितने अणु भाग ले रहे हैं 4 अणु, लेकिन Fe3O4 कितने अणु 1 अणु, कुछ नहीं लिखा है, यानी बगल में 1 लिखा है। तो मोलों की संख्या का पता चलता है, और जब मोलों की संख्या का पता चलता है तो द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। सेम ऐसे जो है गैस का आयतन की गणना कर सकते हैं, गैस का आयतन कितना हो सकता है। जैसे कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। अगर 2 मोल है तो क्या करेंगे हम, यहाँ 4 है, 4 मोल है, H2 है, तो हम कर देंगे 4 गुणे जो है 22.4 आ जाएगा। जो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद उतना हो जाएगा ना गैस का आयतन। तो इस प्रकार से गैस के आयतन की गणना की जा सकती है रासायनिक समीकरण से। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर।
अब हम आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर, टाइप ऑफ रिएक्शन पर। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला होता है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। फिर अगला है अपघटन अभिक्रिया, हम कहते हैं इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसके बाद क्या होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम क्या नामते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे क्या नामते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 5 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एनसीईआरटी में जो है वियोजन और अपघटन को एक ही किया है, लेकिन ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती हैं, याद रखना। इसके अलावा जो वियोजन अभिक्रिया होती है या डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, ये क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। क्या क्या? एक होती है उष्मीय वियोजन, मतलब थर्मल डिसोसिएशन। अगला होती है आणविक डिसोसिएशन, आणविक वियोजन। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, मतलब अपघटन अभिक्रिया जो होती है, ये 3 टाइप की होती है। क्या क्या? एक होती है तापीय अपघटन, अगला होती है विद्युत अपघटन, फिर अगला होता है प्रकाश अपघटन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी टाइप की होती है? ये होती है 3 टाइप की। क्या क्या? तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर अगला क्या है? ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फिर क्या है? या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है, या फोटोलिसिस कह सकते हैं ना इसे। तो इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इनके प्रकार या इनकी अभिक्रियाओं पर। देखिए योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, ऐसे आप देख लीजिए क्या होगा। 2 पदार्थ अभिक्रिया करके क्या करेंगे? एक ही पदार्थ बनाएंगे, मतलब 2 आदमी जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब 2 पदार्थ जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा? ये एडिशन रिएक्शन होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई पदार्थ जो है 2 भागों में टूट जाता है, और जैसे ही जब हम वो कंडीशन हटा देते हैं, दोनों पदार्थ आपस में जुड़ करके क्या होता है? पुनः वही पदार्थ बना लेते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। लेकिन अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? कोई पदार्थ जो है अपने अणुओं में टूट जाएगा केवल, और दोबारा जो है वह पुनः प्राप्त नहीं होता है इसमें अपघटन अभिक्रिया में, मतलब केवल टूटेगा अपने फल अणुओं में और दोबारा अणु जुड़ते नहीं हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक जो सबस्टेंस है, एक जो पदार्थ है, मतलब उसे हटा करके जो है खुद जो है जुड़ जाता है, मतलब किसी पदार्थ को जो है हटा देता है वो। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसमें है Fe है प्लस CuSO4 है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FeSO4 प्लस हो जाएगा Cu। तो मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। से Fe क्या किया है? इसमें कांपर को जो है हटा दिया है ना, FeSO4 बन गया, फिर कांपर बाहर हो गया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दोनों आयन आपस में क्या होते हैं? अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं इसमें, मतलब उसका आयन उसके पास चला जाएगा और उसका आयन उसके पास चला जाएगा। अभी हम देखते हैं आगे। फिर देखिए है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। और क्या किया है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, मतलब 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। अमोनिया और ये HCl आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया हो गई। सेम ऐसे Mg और O2 आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? MgO बनाएंगे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। Na और Cl आपस में क्रिया करके 2Na + Cl2 ये हो जाएगा 2NaCl, मतलब एक पदार्थ बनाएंगे। सेम ऐसे CO और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 बनाएंगे। तो किसका एग्जाम्पल है? योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सेम ऐसे जितने भी असंतृप्त यौगिक होते हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। और एक किसका एग्जाम्पल होता है? योगात्मक अभिक्रिया का। जैसे ये क्या था? एथिलीन है। एथिलीन जो है ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा,
और क्या बनाएगा, ये एथेन बना लेगा। एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये बंध जो है एकल बंध हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये योगात्मक अपक्रिया का, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आ जाते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई एक तत्व जो है वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के द्वारा विस्थापित हो जाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें जिंक है, H2SO4 से क्रिया करेगा तो H2 को बाहर कर देगा और ZnSO4 बना लेगा, मतलब ये विस्थापित हो गया है। सेम ऐसे Na ये क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा, NaOH बनाएगा, H2 को बाहर कर दिया इसमें, तो Na जो है हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, फिर खुद NaOH ले लिया ये। सेम ऐसे Fe+2HCl ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और FeCl2 बना लेगा, ये क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बना लेगा। तो इस प्रकार से विस्थापन अपक्रिया होती है। एक और मेथेन है, CH4 है, CH4 क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये देखिए क्लोरीन से अपक्रिया किया है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा देता है, ये एक हाइड्रोजन को हटा देता है, बना लेगा ये CH3Cl बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, HCl बना लेता है। ये विस्थापन अपक्रिया का हुई एग्जाम्पल हुआ। सेम ऐसे क्लोरीन जो है क्या कहते हैं, ये बहुत ही क्रियाशील है, पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और Br2 बनाता है। तो विस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या है, कोई एक परमाणु या परमाणु समूह जो है किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसमें सीधे सीधे ये बात है। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई एटम क्या करेगा, अन्य सबस्टेंस से क्या करेगा, एटम को जो है विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आगे है फिर द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होती है, आयनों की अदला बदली होती है। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों की अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, ये बना लेगा AgCl, मतलब ये इसका क्लोरीन है, देखिए ये Na ये जो है इसके साथ जुड़ गया और क्लोरीन इसके साथ आ गया, यानी AgCl बना लिया, फिर और उसके बाद क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया, सिल्वर क्लोराइड, फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट बन गया। सेम ऐसे इसमें देखिए ये B है तो ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और Na है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, मतलब आयनों की आपस में अदला बदली हो जाती है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देते हैं। और सेम ऐसे ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, देखिए ये Pb क्या करेगा, ये I से क्रिया कर लेगा, बना लेगा PbI2, और क्या होता है, ये K जो है इसके साथ जुड़ जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। सेम ऐसे FeCl3 है, मतलब फेरिक क्लोराइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, Fe जो है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, FeOH के साथ जुड़ जाएगा, और जो है ये आपस में क्रिया करेंगे, क्लोरीन के साथ NH4 जुड़ जाएगा, बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। एक चीज़ याद रखना, जितनी भी द्विविस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं, कैसी अपक्रियाएँ होती हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएँ होती हैं, मतलब अवक्षेप देती हैं। अवक्षेप क्या होते हैं, मतलब ये आबले ठोस पदार्थ होते हैं जो कि विलयन में जो है नीचे बैठ जाते हैं। अवक्षेप क्या होते हैं, आबले ठोस पदार्थ होते हैं जो कि विलयन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जैसे AgCl क्या होगा, भारी होगा, थोड़ा सा आबले होगा और ये विलयन में नीचे बैठ जाएगा। बेरियम सल्फेट क्या होगा, ऐसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाता है और ये नीचे बैठ जाएगा, सफ़ेद कलर का होता है, आगे ये NaCl बन जाएगा। सेम ऐसे रिएक्शन होती हैं, मतलब द्विविस्थापन अपक्रियाएँ किसका एग्जाम्पल होती हैं, अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल होती है। मतलब इसमें क्या होता है, अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, कोई यौगिक जो है अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा या सरल अणुओं में टूट जाता है, और ये अपक्रिया किसका एग्जाम्पल होती है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, केवल एक ही दिशा में होगी। जैसे ये होती है 3 टाइप की, क्या होती है, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, फिर प्रकाश अपघटन होता है। ताप अपघटन थर्मोलिसिस, इसमें क्या होगा, ताप के द्वारा क्या होगा, कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं,
ताप अपघटन कहते हैं। ऐसे है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और CO2 बना लेगा। सेम ऐसे पोटेशियम क्लोरेट है, ये क्या बनाएगा, ये 2KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। सेम ऐसे ये फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट ये बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा। क्या बनाता है ये फेरस सल्फेट, ये 2FeSO4 एरो हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो किसका एग्जाम्पल है, ये ताप का। यहाँ पे हम क्या किए हैं, ताप, मतलब इसे हम गर्म किए हैं, ताप दिए हैं। फिर सेम ऐसे जो लेड नाइट्रेट होता है, इसे हम जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, PbO बन जाता है और 4NO2 प्लस O2 बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाए हैं ना, तो ये होता है ताप अपघटन में। मतलब जब कोई पदार्थ जो है उष्मा या ताप के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ताप अपघटन नाम देते हैं। आगे होता है फिर विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जब हम किसी अम्ल क्षार के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे है ये क्या है, नमक है, नमक का जलीय विलयन है मान लेते हैं, या नमक की गलित अवस्था है मान लेते हैं, तो क्या होगा, NaCl था, ये सोडियम में और क्लोरीन में टूट जाएगा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो। नमक के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम में और क्लोरीन में टूट जाता है। सेम ऐसे जल जो होता है, जल का अपघटन, जल है उसका विलयन है जल का, या जलीय है मतलब जल है, जल में हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये होती है विद्युत अपघटन। मतलब इसमें क्या होगा, हम उसमें क्या करेंगे, पदार्थ के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होती है, 2 भागों में टूट जाती है, अपने अवयवों में टूट जाती है। फिर होती है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब कोई पदार्थ जो है प्रकाश के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश अपघटन नाम देते हैं। अच्छा, इसमें एक और होता है, एक जैसे कि AgCl है, प्रकाश के द्वारा क्या होगा, ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। सेम ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ये लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में ये होगा सिल्वर में Ag में और ये Br2 में टूट जाएगा ये। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकाश अपघटन क्रिया होती है। सेम में प्रकाश संश्लेषण भी, प्रकाश ये जो है प्रकाशिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है। प्रकाश संश्लेषण किसका एग्जाम्पल है, प्रकाशिक अपक्रिया का, मतलब प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाशिक अपक्रिया का, या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है ये। से है इसमें क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करेगी इसमें, और किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब पौधों में ये क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, पौधों में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जल की उपस्थिति में या जल से क्रिया करेगा तो क्या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, और यहाँ क्या होता है, पर्णहरित होता है। तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बना लेता है, मतलब C6H12O6 बनाएगा, और क्या ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, 6CO2 प्लस 6H2O एरो क्या होगा, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होती है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल होती है, मतलब प्रकाश के द्वारा ये अपक्रिया हो रही है, लेकिन याद रखना ये अपघटन अपक्रिया नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, ये किस में होता है, ये फोटोलिसिस जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किस में होती है, पौधों में होती है, हरे पौधों में होती है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, इसमें होती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं वियोजन अपक्रिया क्या होती है। देखिए वियोजन अपक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होगा, कोई पदार्थ जो है डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई पदार्थ जो है पहले 2 भागों में टूट जाएगा, उष्मा से या मतलब टेम्परेचर से या मतलब किसी अन्य फैक्टर से क्या होगा, 2 भाग में टूट जाएगा। फिर जब उस कारक को हटा लेंगे, मतलब उष्मा को हम हटा लेंगे या ठंडा कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, पुनः वही मूल पदार्थ बना लेते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं।
और ये कैसे होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी अभिक्रिया है ये, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है। से क्या है, एक होती है ऊष्मीय या तापीय वियोजन, अगला होता है आणिक वियोजन। अच्छा, ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ जो है ऊष्मा के द्वारा दो भागों में टूट जाए और फिर ऊष्मा हटा लेने पर या ठंडा कर देने पर वही नया पदार्थ बन जाता है, मतलब वही मूल पदार्थ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहते हैं। ऐसे है, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैसीय अवस्था में होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और आयोडीन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है ना। अब होगा क्या, जब इन दोनों को आयोडीन और क्लोरीन को का जब मिश्रण होता है, इसे ठंडा करेंगे इस मिश्रण को, तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर से बन जाएगा। मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सेम ऐसे जो नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये अमोनिया में मतलब NH3 में और किस में टूट जाएगा, ये HCl में, हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाएगा। फिर बाद में जब हम इस मिश्रण को ठंडा करेंगे, मतलब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, ये अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। सेम ऐसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, इसे गर्म करेंगे तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में टूट जाएगा। फिर इस मिश्रण को क्या करते हैं, जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होता है, ये ऊष्मीय या तापीय वियोजन का एग्जाम्पल होता है। याद रखना, जो वियोजन अभिक्रिया होती है कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। आगे क्या है फिर, आणिक वियोजन। आणिक वियोजन में क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, आणिक डिसोसिएशन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, वह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम माध्यम हटा लेंगे मतलब, तो क्या होगा, आयन आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, वही मूल पदार्थ बना लेते हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, आणिक वियोजन नाम देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नमक को क्या कर रहे हैं, हम जल में घोल रहे हैं, तो क्या होगा, वो Na+ में नमक है ना, NaCl क्या होता है, नमक होता है, उसे जल में क्या है, जल में घोले हैं, तो क्या होगा, वो Na+ और किसमें, और ये Cl- में टूट जाएगा। फिर बाद में होगा क्या, जैसे माध्यम हटाएंगे, मतलब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं ना, तो होगा क्या, वो जल जो है वो हट जाएगा, मतलब वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा। और जो है Na+ और Cl- ये मिल करके जो है क्या बना लेंगे, ये नमक बना लेंगे। मतलब क्या होगा, कि हमें नमक फिर प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आणिक वियोजन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम आ जाते हैं फिर ऊष्मीय तथा आणिक वियोजन में अंतर। देखिए क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, ये ताप के द्वारा होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन कैसे होता है, ताप बढ़ाने से होता है ऊष्मीय वियोजन, मतलब ताप के द्वारा क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है। और जो आणिक वियोजन होता है, पदार्थ को जल में घोलने से होता है। आणिक वियोजन कैसे होता है, पदार्थ का जलीय विलयन बनाने से होता है। इसके अलावा जो आणिक वियोजन होता है, इसके अणु कैसे होते हैं, मतलब ऊष्मीय वियोजन में प्राप्त अणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे जिसमें I2 उदासीन है, और इसमें क्या है, जैसे कि I2 उदासीन है, H2 उदासीन है। सेम ऐसे, लेकिन इसमें देखिए जो आणिक वियोजन होता है, इसमें क्या प्राप्त होते हैं, आयन प्राप्त होते हैं। आणिक वियोजन में क्या प्राप्त होते हैं, आवेशित कण प्राप्त होते हैं। और देखिए इसमें जो है ऊष्मीय वियोजन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, मतलब जल या घोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती सीधे सीधे। लेकिन जो है ये आणिक वियोजन में क्या होता है, पदार्थ को जो है जल में घोला जाता है, या मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब विलायक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अंतर होते हैं मुख्य रूप से। एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं इसमें। जैसे है PCl5 है, ऐसे जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये PCl3 में और किस में टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा। लेकिन जब इसे ठंडा करेंगे किस में टूट जाएगा, बन जाएगा जुड़ करके दोनों ये PCl5 बनाएंगे। सेम ऐसे। अच्छा NaCl क्या है, अब इसमें आणिक वियोजन में एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसे हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, जल में घोलने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा Na+ और किस में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। लेकिन अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो Na+ और Cl- क्या होंगे, जुड़ करके NaCl बना लेंगे। तो ये होता है। इसके अलावा अब फिर हम आ जाते हैं ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, ऊष्माशोषी से नाम क्लियर होगा, इसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अगला होता है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। वह अभिक्रिया जिसे पूरा होने के लिए क्या होती है, वह रिएक्शन जिसे पूरा होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इस मिश्रण का जो ताप होता है कम हो जाता है। जैसे याद रखना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी अपघटन अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसे गर्म करेंगे तभी ये दो भागों में टूटेगा, मतलब ऊष्मा की क्या है, आवश्यकता है, मतलब इसे पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नाम देते हैं। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें हैं, जब गर्म करेंगे तभी अभिक्रिया होगी, तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। और जैसे ऐसे ये देखिए N2 और O2 ये तभी आपस में क्रिया करेंगे जब ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा मतलब थोड़ी सी मिलेगी, तभी किसी क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं। तो कैसी अभिक्रिया हुई है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। सभी अपघटन अभिक्रियाएँ कैसी अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनेशन क्या होती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, मतलब जिसके बाद क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जनरेट होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे है दहन, आप क्या कर रहे हैं, कोयले को जलाओगे, क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, CO2 प्लस क्या होगी, हीट बनेगी, ऊष्मा बनेगी। सेम ऐसे मेथेन है, मेथेन को क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब जो पदार्थ का जलना है या पदार्थ दहन है वो किसका एग्जाम्पल होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसके अलावा देखो श्वसन भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब श्वसन से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम कार्य करते हैं, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सेम ऐसे बुझा हुआ चूना जो है, बिना बुझे हुए चूने को जब जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे क्या है, जब आपने देखा होगा कि जैसे जब कोई चूना, अनबुझा चूना होता है, जब उसे हम जल में डालते हैं तो जो हमारा बीकर होता है थोड़ा सा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है वो क्या करेगा, जब जल से रिएक्शन करेगा, मतलब अनबुझा चूना जब जल से रिएक्शन करेगा ये, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा और क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जो है जब चूना उसमें घुलता है जल में तो क्या होगा, मतलब हीट उत्पन्न होती है, बुलबुले निकलते हैं ना, मतलब ऊष्मा ही जनरेट होती है, वहाँ से ऊष्मा निकलती है, इसलिए बीकर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है, वह रिएक्शन जिसके फलस्वरूप अम्लीय पदार्थ बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होती हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, ये NaCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AgNO3 और NaCl आपस में क्या करेंगे, आयनों की अदला बदली कर लेंगे। ये Ag किससे क्रिया कर लेगा, ये Cl से, AgCl से जुड़ जाएगा और NaNO3 बना लेगा ये, और ये क्या बन जाता है, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया का, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। सेम ऐसे फेरिक क्लोराइड है, ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये फेरिक हाइड्रॉक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ये NH4Cl बनाता है। जैसे ये देखो, या फिर क्या करेगा, ये OH से क्रिया करके FeOH का होल थ्राइस बनाएगा, फेरिक हाइड्रॉक्साइड बनाएगा, और ये अमोनियम आयन या क्लोरीन से क्रिया कर लेगा ये, और क्या बनाएगा, NH4Cl बनाता है। FeOH का होल थ्राइस क्या होता है, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है। ये क्या होता है, अवक्षेप का मतलब क्या है, ये अम्लीय ठोस पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, विलयन में नीचे बैठ जाते हैं। फिर आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिड एंड बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे है
अम्ल है, HCl अम्ल मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये किससे कर लेता है, मान लेते हैं ये NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा NaCl और क्या बनाएगा, ये जल बना लेगा। ऐसे यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, क्या बनाएंगे, जल बना लेंगे, उसके बाद ये NaCl हो जाएगा। सेम ऐसे H2SO4 है, ये मान लेते हैं ये KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से ये H और OH क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये जल बना लेंगे, ये 2H2 हो गया ना ये, और उसके बाद ये क्या बना लेंगे, ये K2SO4 बना लेंगे। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब हम इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन निकलेगा इसमें, या फिर क्या होगा, धन विद्युत तत्व क्या होगा, निकलेगा, क्या क्या निकलता है, या ऋण विद्युत तत्व क्या होता है, इसमें जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और धन विद्युत तत्व क्या होगा, इसमें निकलेगा, और ऋण विद्युत तत्व जो है क्या होगा, इसमें निकलेगा, मतलब योग होगा, ऋण विद्युत तत्व का क्या होगा, योग होगा। और इसके अलावा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन निकलता है या धन विद्युत तत्व निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, मतलब जैसे कि अन्य क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अन्य प्लस और Cl नेगेटिव बनाया है, तो कैसी अपक्रिया है, ये ऑक्सीकरण है। ऐसे ऑक्सीकरण से क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, सीधे सीधे। यह है सोडियम और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, Na2O बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है, देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सोडियम से जुड़ रहा है, तो कैसी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गई। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2Hi एरो क्या हो रहा है, H2 + I2। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, हाइड्रोजन निकलेगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण है। जहाँ ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन निकलता है, या धन विद्युत तत्व क्या होता है, निकलता है, ऋण विद्युत तत्व क्या होगा, जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। सेम ऐसे अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, इसमें H क्या होता है, ये योग होता है, इसका H का क्या होगा, योग होगा इसमें। या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा इसमें। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। सेम ऐसे इसी का उल्टा, अपचयन अपक्रिया में क्या होगा, रिडक्शन अपक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन का योग होगा, धन विद्युत तत्व का क्या होगा, योग होगा, और ऋण विद्युत तत्व क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये है CuO है और H2 है, आप इसमें क्रिया करके क्या बनाएंगे, Cu बनाएंगे और H2O बना लेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कौन सी अपक्रिया है, ये अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन अपक्रिया। जैसे यहाँ देखिए H2 + S क्या हो रहा है, इसमें ये H2S बना रहा है, यानी देखिए अब H क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तभी तो H2S बन रहा है। यानी किसका एग्जाम्पल है, ये अपचयन का एग्जाम्पल है। ये Cl2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो कैसा है ये एग्जाम्पल, किसका, ये अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अच्छा एक और बात आती है, इसमें होता है ऑक्सीकारक होता है, एक होता है अपचायक, ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जो जिस पदार्थ का जो है इसका क्या होता है, जिसका अपचयन होता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसका अपचयन हो रहा है, देखिए इसमें किसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ रहा है, तो सल्फर क्या होगा, इसका अपचयन हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, सल्फर को कहेंगे ऑक्सीकारक, सल्फर को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। और जो अगला वाला है इसे क्या कहेंगे, हम अपचायक कहेंगे। जिस पदार्थ का अपचयन होता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं।
और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। ये होता है। तो यहाँ देखिए सोडियम से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सोडियम का। और सोडियम का जब ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब क्या है, जिसका ऑक्सीकरण होगा हम उसे क्या नाम देंगे, अपचायक कहेंगे। मतलब यहाँ सोडियम क्या है, अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण होगा मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा हम उसे क्या नाम देंगे, अपचायक नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट नाम देंगे। अब हम आ जाते हैं संक्षारण क्या होता है, कोरोजन। देखिए होता क्या है, जो पदार्थ होते हैं इसके बाद है कोरोजन संक्षारण। देखिए होता क्या है, जैसे पदार्थ की ऊपरी सतह है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, जो लोहा है मतलब आयरन है उसकी वस्तुएं कैसे होती हैं, धीरे धीरे वायु के संपर्क में, वायु और नमी के संपर्क में आकर क्या होती हैं, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। और ऐसे आपने देखा होगा जो कांपर और पीतल की वस्तुएं होती हैं इन पर क्या होती है, हरी हरी परत चढ़ जाती है ना, थोड़ा हरा हरा हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल होती है, संक्षारण का एग्जाम्पल। या कार बाइक वगैरह जो है इसका जो ऊपरी परत है चमकदार परत धीरे धीरे क्या होती है, धूमिल हो जाती है। ऐसे सिल्वर क्या होगा, सिल्वर धीरे धीरे काला हो जाता है। मतलब जो चांदी की वस्तुएं होती हैं धीरे धीरे कैसी हो जाती हैं, इसमें काली परत जम जाती है। तो इसका किसका एग्जाम्पल होता है, संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। संक्षारण परिभाषा क्या होती है, पदार्थ की ऊपरी सतह का, पदार्थ की ऊपरी सतह का धीरे धीरे नष्ट होना, पदार्थ की ऊपरी सतह का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो फेस होगी उसकी धीरे धीरे क्या होगी, ये डैमेज हो जाएगी, सतह नष्ट हो जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे आयरन है, लोहा है, ये ऑक्सीजन मतलब ये वायु के संपर्क में आएगा और नमी के संपर्क में आएगा तो क्या बना लेता है, ये 4 जंग बना लेगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट X2O होता है। 4Fe + 3O2 + 2XH2O एरो बना हो जाएगा, ये 2Fe2O3 डॉट XH2O हो जाएगा। अच्छा हम संक्षारण से कैसे बचाते हैं, हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पदार्थ की ऊपरी सतह को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। हम क्या करते हैं, धातुओं की दूसरी परत चढ़ा देते हैं, विद्युत लेपन में क्या करते हैं, दूसरी परत चढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक होता है गैल्वेनीकरण, या हम कहते हैं क्या कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। धातुओं के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। मतलब जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा, गैल्वेनीकरण कहलाता है। मतलब संक्षारण से बचाने का तरीका क्या है, पेंट करके, विद्युत लेपन करके, इसके बाद अलावा गैल्वेनीकरण मतलब जिंक की परत चढ़ा करके, या ऑयल वगैरह मतलब तेल वगैरह का लेपन करते हैं तो भी क्या होती है, बच जाती है संक्षारित होने से। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। देखिए रैंसिडिटी क्या होती है, देखिए जो वसायुक्त या फिर तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं जब उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या होते हैं, उनमें से गंध, उनका जो गंध होता है और जो स्वाद होता है चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि जो अपने यहाँ वो सब होता है, अचार वगैरह होता है, क्या होता है, वसा और तेलीय पदार्थ में रखते हैं, धीरे धीरे क्या होगा उसमें से उसका जो स्वाद होता है और जो गंध होता है चेंज हो जाता है, वही क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता कहलाती है। परिभाषा क्या होती है, रैंसिडिटी क्या होती है, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उसमें से उसका गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ये किसी कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। अच्छा इसे हम कैसे रोकते हैं, अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ देखा जाता है, जैसे कि जो पदार्थ होते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें से दुर्गंध आने लगती है। जैसे आप खाना रखेंगे थोड़ी देर, कुछ दिनों के बाद क्या होगी, इसमें से दुर्गंध आने लगती है। ये कैसे होता है, ये विकृत गंधिता के कारण होगी, मतलब ऑक्सीकरण के कारण होगा ये। अब हम देख लेते हैं इसे कैसे रोकते हैं विकृत गंधिता को।
हम क्या कर देते हैं, प्रति आक्सीकारक का यूज करते हैं। अगला तरीका क्या होगा, वायुरोधी बर्तनों तथा प्रकाश से हम क्या करते हैं, उसे दूर रखते हैं। हम क्या करते हैं, उसे दूर रख देते हैं कि जो वायु के संपर्क में ना आए वो। इसके अलावा कम तापमान पर क्या होता है, ऑक्सीकरण धीरे धीरे होता है, मतलब विकिरण घनता, मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीकरण की क्रिया कम हो जाती है। इससे क्या होगी, पदार्थ को जो है नष्ट होने में, मतलब गंध आने में या बेकार होने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर से आप समझिए क्या है, हम क्या बोल रहे हैं। प्रति ऑक्सीकारक किसका उपयोग करते हैं, BHA और BHT का, मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल। अगला होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। तो हम ये दो प्रति ऑक्सीकारक का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीकृत होने से, खराब होने से बच जाता है। इसके अलावा और क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, उसे वायुरोधी बर्तनों में या प्रकाश से दूर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा होगा आपने, चिप्स की पैकेट में क्या करते हैं, हम N2 गैस भरते हैं। चिप्स की पैकेट में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन निकाल करके N2 गैस भर देते हैं, जिससे क्या हो, वो खराब ना हो, काफ़ी समय तक बना रहे, वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। चिप्स की पैकेट में क्या करते हैं, हम N2 गैस किस लिए भरते हैं, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। और सेम हम क्या करते हैं, वस्तुओं को हम फ्रिज में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि होगा क्या, कम जब ताप होगा तो क्या होगी, ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, पदार्थ जो है लंबे समय तक क्या होगा, सड़ने से बच जाएगा। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इसे आप दोबारा देख सकते हैं, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे।